हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मैं आपको जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो आप 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी के आज के इस सेशन में मैंने कवर करी हो। तो हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है एग्जाम में, और किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने के चांसेस है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके 2020 के, आज के सेशन में मैंने आपके साथ शेयर करा है फॉर योर PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आपको अच्छे तरीके से सारे MCQs को सॉल्व कर लेना है, और आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपके क्वेरीज होंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। तो जैसे कि आपको पता है, इस यूनिवर्सिटी में PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है आपका, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है। आपका पेपर 1 और सेक्शन ए जो होता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है, जिसमें आपको 50 MCQs पूछा जाता है फॉर 50 मार्क्स। याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50 MCQs पूछा जाएगा आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। और एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करना ही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स आपको प्रॉपरली हम गाइड करते हैं टाइम टू टाइम। हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं हमारे इस कोर्स में कि आप एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कोर्स में हम आपको पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर करने की गारंटी देते हैं। तो आपको याद रखना है, हमारे कोर्स में हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स जो कि थ्योरी और MCQs दोनों वीडियो लेक्चर्स होते हैं। देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स और रिवीजन PDF, और ये सारा जो कंटेंट है आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, पासिंग की गारंटी यानी आपको एग्जामिनेशन में पास करने की गारंटी हमारी होती है। हमारी टीम जो होती है, एक जो एक्सपर्ट्स होते हैं, PhD स्कॉलर्स है, वो आपको हमारे इस कोर्स को और जो कोर्स के थ्रू है आपकी प्रिपरेशंस करने में काफी मदद करेंगे, और आपको पासिंग मार्क्स तक आप पास हो जाओ इतना आपको गारंटी यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो काफी कम फी है। कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऐप का लोगो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, इस ऐप के थ्रू ही आपको स्टडी मटेरियल को एक्सेस करना है। तो चलिए, आई होप कि आपको हमारा जो कोर्स है उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। तब भी आपको कोर्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर व्हाट्सएप पे आप हमें पूछ सकते हो। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द MCQs। A reasoning where we start with certain particular statements and conclude with a universal statement is called। इस क्वेश्चन में हमें एक रीजनिंग की डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ये कौन सी रीजनिंग होगी। क्या ये डिडक्टिव रीजनिंग होगी, इंडक्टिव, या फिर एबनॉर्मल रीजनिंग होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन में हमें ये बता रहा है कि एक रीजनिंग है, उस रीजनिंग को आपने स्टार्ट किया एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, मतलब एक पर्टिकुलर आपने कुछ चीजों को, एक पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व कर कर आपने उस एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दिया, मतलब ऑब्जर्व कर कर आपने एक जर्नल स्टेटमेंट दिया, जर्नल थ्योरी दी। तो ये कौन सी रीजनिंग में आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, आपको ये दो रीजनिंग याद रखनी है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो, आपके पास एक थ्योरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग में, उस थ्योरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, आप गेस करते हो, एंड उस हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, एंड देन लास्ट में आप कंफर्म करते हो आपके रिजल्ट, या फिर रिजेक्ट कर देते हो। देन इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हो कोई चीज को, जैसा इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंक्लूड किया, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऑब्जर्व किया, देन एक पैटर्न फॉलो किया, देन उस पर एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस लेड ऑन करा, एंड देन उसके बेसिस पर एक थ्योरी जनरेट करा। यूनिवर्सल स्टेटमेंट मतलब एक यूनिवर्सल, सबके लिए एक थ्योरी, एक जर्नल थ्योरी डेवलप किया। तो इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जिसमें आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंक्लूड करते हैं, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, एंड कंक्लूड कर आपको यूनिवर्सल स्टेटमेंट देते हो, मतलब एक जर्नल थ्योरी देते हो। सो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी इंडक्टिव रीजनिंग की। वेराज डिडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो, आपके पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है, उस पर हाइपोथेसिस लेड ऑन करते हो, उस थ्योरी को ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, एंड देन रिजल्ट देते हो। सो ये आपके डिडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन नहीं हो जाएगी। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन सी गिवन है एबनॉर्मल रीजनिंग। एबनॉर्मल रीजनिंग आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड एक टर्म है। सो ये आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा।
बस रिसर्च में आपको दो ही टाइप की रीजनिंग याद रखना है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। सो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग वो होती है जिसमें आपके पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है, उस थ्योरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, देन उस हाइपोथेसिस को आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, एंड देन रिजल्ट कंफर्म कर देते हो। इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जिसमें आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्व करते, पर्टिकुलर चीजों को ऑब्जर्व करते, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देते हो, देन पैटर्न फॉलो करते हैं, देन उस पर टेंटेटिव हाइपोथेसिस ले डाउन कर एक जर्नल थ्योरी देते हो, यूनिवर्सल स्टेटमेंट देते हो। तो ये हो जाएंगे आपकी डेफिनेशन इंडक्टिव रीजनिंग की। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, in a survey of 100 companies, some companies are reported amount of profits and other reported amount of losses. In this case, which of the following measure of central tendency cannot be considered? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि 100 कंपनी का सर्वे करवाया गया जिसमें कुछ कंपनी का प्रॉफिट मेजर करना है और कुछ कंपनी का कितना लॉस हुआ है ये मेजर करना है। तो ये मेजर करने के लिए हम कौन से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कंसीडर नहीं करेंगे या फिर हम यूज नहीं कर सकते, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपको गिवन है 100 कंपनीज, टोटल 100 कंपनीज है। 100 में से आप ये देख रहे हो कितने कितने को प्रॉफिट हुआ है, कितनी कंपनीज को प्रॉफिट हुआ है और कितने को लॉसेस हुआ है, कितने को प्रॉफिट्स हुआ है और कितने को लॉसेस हुआ है। अब मैं यहाँ पर देखने के लिए पहले तो मीन का यूज करूंगी, कितने एवरेज कितने कंपनी ऐसे हैं ज्यादातर जिनका प्रॉफिट हुआ है। मान लीजिए मैक्सिमम 40 कंपनीज को प्रॉफिट हुआ है, 60 को लॉस हुआ है। तो ये देखने के लिए मुझे तो एवरेज निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो एरिथमेटिक मीन तो ज्यादा यूज होने वाला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। देन ऑप्शन बी ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन याद रखिएगा आपको नेगेटिव वैल्यूज नहीं बताता है। अरिथमेटिक मीन जो होता है आपका, अरिथमेटिक मीन जो होता है वो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करता है। मतलब अरिथमेटिक मीन के नेगेटिव भी वैल्यू कैलकुलेट करता है, पॉजिटिव भी। लेकिन जो आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है ये मीन आपकी नेगेटिव वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं करता है। लॉस आपका तो नेगेटिव ही आएगा, लॉस हो रहा है मतलब आप नेगेटिव में जा रहे हो, सो नेगेटिव वैल्यूज को ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं करता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी मीडियन। यस, मीडियन क्या होता है? मीडियन आपके जो डेटा होता है उसकी मिडिल वैल्यू को बताता है। अब जैसे मैंने जो मुझे डेटा मिल रहा है, इतने लोगों को प्रॉफिट हुआ है, इतने लोगों को लॉस हुआ है, तो मैं ऐसा कुछ डायग्राम बना लूंगी, इसको कुछ ग्राफ में कन्वर्ट कर लूंगी और मैं देखूंगी कि मिडिल वैल्यू क्या आ रही है। मिडिल जो जिनको ज्यादातर प्रॉफिट भी नहीं हो गया, लॉस भी नहीं हो गया, मीडियम है उनका जो कंपनीज है, जो जिनको लॉस भी कम हुआ है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक हुआ है। सो ये उनकी मीडियन वैल्यू में कैलकुलेट करूंगी। तो मतलब मीडियन बेसिकली क्या होता है कि डेटा की मिडिल वैल्यू को कहते हैं। सो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस केस में। देन ऑप्शन डी मोड। मोड क्या होता है? मोड का बेसिकली मतलब होता है आपके डेटा में जो सबसे ज्यादा बार वैल्यूज आ रही है। अब इस केस में मैं क्या कैलकुलेट करूंगी कि ऐसी कंपनी जिनको बहुत ज्यादा बार प्रॉफिट हुआ है, ऐसी कंपनी जिनको बहुत ज्यादा बार लॉस हुआ है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे मोड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये मोड का मुझे यूज करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर मोड का भी यूज करूंगी। सो इस केस में आप कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करोगे? अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। लेकिन हम कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज नहीं कर सकते? ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट, द मोस्ट लूजली स्ट्रक्चर्ड रिसर्च डिजाइन इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जो लूजली स्ट्रक्चर्ड होती है। लूजली स्ट्रक्चर मतलब जिसमें आप कोई स्टेप्स और कोई स्ट्रक्चर आप फॉलो नहीं करते, उसे हम कहेंगे लूजली स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। सो लूजली स्ट्रक्चर आपकी जो रिसर्च होती है वो होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर किसी भी प्रॉब्लम को जो कि वेल डिफाइंड नहीं होती है, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने की और उस एरिया को जो कि थोड़ा बहुत जिसके बारे में इंफॉर्मेशन रिसर्चर को मालूम होता है, उसको उस एरिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब रिसर्चर किसी भी एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो किसी भी वे से कर सकते हैं क्योंकि पता नहीं है कौन से वे से उनको डेटा मिल जाएगा, कौन से वे से वो डिफाइन कर सकते हैं, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो कैसे भी जिगजैग वे में रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर कोई स्टेप्स और किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपकी लूजली स्ट्रक्चर्ड रिसर्च डिजाइन होती है।
देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव रिसर्च में आप कोई कंक्लूजन्स फाइंड आउट करते हो और कुछ डिसीजन लेते हो। तो कंक्लूसिव रिसर्च में आपको डिसाइडेड होता है कि मुझे कंक्लूजन्स फाइंड आउट करना है, कुछ डिसीजन लेना है। तो कंक्लूसिव रिसर्च जो होती है आपकी वो स्ट्रक्चर्ड होती है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है और उस इंफॉर्मेशन को आपको एनालाइज कर एज इट इज उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना होता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी आपको पता होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपको क्या करना है। दैट्स व्हाई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है स्ट्रक्चर्ड होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी कॉजल। कॉजल रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो कॉजल रिसर्च में भी आपको पता होता है कि मुझे क्या करना है। सो कॉजल रिसर्च जो होती है ये भी आपकी स्ट्रक्चर्ड होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो जो लूजली स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, जिसमें आपको पता नहीं होता कि आप किस वे से आपको रिसर्च परफॉर्म करना है, क्योंकि किसी भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो कि लूजली स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट, सर्वे मेथड इज यूज्ड इन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सर्वे मेथड जो होता है वो आप कौन से रिसर्च में यूज करते हो। क्या आप सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज करते हो, क्या सिर्फ आप क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज करते हो, या फिर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ये दोनों भी रिसर्च में आप सर्वे मेथड यूज करते हो। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सर्वे मेथड होता क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सर्वे मेथड का मतलब होता है आप रिसर्च में रिस्पॉन्डेंट्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो सर्वे करवा कर। रिस्पॉन्डेंट्स मतलब जो पब्लिक है, आपकी जो ऑडियंस होती है, उनसे आप क्या करते हो सर्वे के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो रिसर्च में। जो सर्वे आप सर्वे करवाकर, जैसे आप क्वेश्चनर्स प्रोवाइड करेंगे इंटरव्यूज के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, इन सारे चीजों के थ्रू अपने आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट करोगे सर्वे करवाकर। तो सर्वे मेथड जो होता है आपका, ये दोनों भी रिसर्च में यूज करा जाता है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव रिसर्च में। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं एक बार सर्वे रिसर्च क्यों क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों में यूज करा जाता है। तो सर्वे रिसर्च जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, सर्वे रिसर्च कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सर्वे रिसर्च आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में भी आप यूज करते हो, दोनों रिसर्च में आप यूज करते हो। सो किस तरीके से आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप किस तरीके से आप सर्वे करवाते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, इफ योर सर्वे इन्वॉल्व्स क्वेश्चनर्स विद स्केलेबल आंसर देन इट इज क्वांटिटेटिव सर्वे। मतलब आपने क्वेश्चनर्स प्रोवाइड किया, आपके जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनको क्वेश्चनर्स प्रोवाइड किया। क्वेश्चनर्स क्या होते हैं, एक सेट्स ऑफ क्वेश्चन होगा। जैसे मान लीजिए एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन ऑलरेडी गिवन होते हैं, आपको बस टिक मार्क करना होता है जो करेक्ट ऑप्शन होता है। सो इसे हम कहते हैं क्वेश्चनर्स। सो क्वेश्चनर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन अवेलेबल होता है, ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, आपको बस टिक मार्क करना है जो करेक्ट आपको आंसर लगता है। सो यहाँ पर आपका ये क्वांटिटेटिव सर्वे में क्वांटिटेटिव सर्वे का एग्जांपल होगा आपका क्वेश्चनर, बिकॉज क्वेश्चनर जो होता है ये आपका स्ट्रक्चर्ड होता है। ओके बस आपको टिक मार्क करना होता है जो करेक्ट है आंसर, आपको जो लगता है कि करेक्ट है। जैसे आप एग्जाम में आपका एग्जाम दोगे, जैसे आपका इग्नू का जो एग्जाम होगा उसका आप एग्जाम दोगे तो आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको आपको टिक मार्क करना होता है। सो ये जो एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है ये आपका क्वांटिटेटिव टाइप का क्वांटिटेटिव सर्वे होगा, क्योंकि ये क्वेश्चनर है। यहाँ पर सेट्स ऑफ क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर क्वेश्चन होते हैं वो ऑलरेडी आपको अवेलेबल होते हैं, बस आपको जो करेक्ट होता है वो मार्क करना होता है। उसी तरीके से आपका जो सर्वे मेथड होता है ये क्वालिटेटिव रिसर्च में भी यूज करा जाता है। किस तरीके से, जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हो, इफ योर सर्वे हैज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस विद इन डेप्थ आंसर देन इट इज क्वालिटेटिव सर्वे। मतलब आपके जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे उसका इन डेप्थ आंसर होगा। आप यस नो टाइप में आप सिर्फ टिक मार्क नहीं करोगे बल्कि इन डेप्थ आप आंसर करोगे किसी क्वेश्चन का। जैसे मान लीजिए रिसर्चर ने इंटरव्यू कंडक्ट करवाया है, इंटरव्यू में रिसर्चर किसी मान लीजिए कोई हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाया है। सो हार्ट डिसीज क्यों होता है, रिसर्चर उनसे पूछेंगे हार्ट डिसीज के सिम्टम्स क्या होते हैं। सो यहाँ पर जो एक्सपर्ट है, जो इंटरव्यू जो जिससे रिसर्चर रिस्पॉन्ड कलेक्ट कर रहे हैं, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सो वो सारे चीजें सिम्टम्स को बताएंगे कि आपका चेस्ट पेन होगा, नेक पेन होगा, आपको इनडाइजेशन होगा, वॉमिटिंग होगी, तो ये सारे सिम्टम्स बताएंगे। सो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इन डेप्थ में उन सारी चीजों को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये आपका क्वालिटेटिव सर्वे का एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसमें आप कहते हैं इन डेप्थ इंटरव्यू। ओके, इन डेप्थ आंसर करोगे आप इंटरव्यू में।
सो याद रखिए सर्वे मेथड आपके बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च में यूज करा जाता है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट, research studies which determine the frequency with which something occurs or its causal association with something else is called। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करने की डेफिनेशन किस रिसर्च की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में हमें ये गिवन है कि एक रिसर्च है जो फ्रिक्वेंटली फेनोमेना जो अकर होते हैं उनको डिटरमाइन करने के काम आती है और जो कोई किसी प्रॉब्लम का कॉज बताती है। वो कौन सी रिसर्च होती है? वो रिसर्च होती है आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो डायग्नोस्टिक रिसर्च वो रिसर्च होती है जो किसी फेनोमेना जो फ्रीक्वेंटली अकर हो रहा है कोई फेनोमेना उसको डिटरमाइन करने के काम आती है और किसी प्रॉब्लम का कॉज बताती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको जो भी डिसीज हुई, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप बताते हो। अब मान लीजिए आपने बताया स्टमक पेन है, तो डॉक्टर उसको देखेगा आपको और बताएगा कि ये किस वजह से हुई। उस प्रॉब्लम का डॉक्टर कॉज बताता है कि आपको कैसे हुई है ये प्रॉब्लम डिसीज, ये जो भी डिसीज हुई है वो किस वजह से हुई है, आपको स्टमक क्यों पेन हो रहा है। सो डायग्नोस्टिक वर्ड में ही डायग्नोस, किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट किसी प्रॉब्लम का कॉज फाइंड आउट करना। तो ये डेफिनेशन होगी आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च की। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन गिवन है फॉर्मुलेटिव रिसर्च। फॉर्मुलेटिव रिसर्च को रिमेंबर आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी कहते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर किसी भी फिनोमेना को, किसी भी प्रॉब्लम को जो कि वेल डिफाइन नहीं है उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किसी प्रॉब्लम का कॉज रिसर्चर फाइंड नहीं करते। दैट्स व्हाई अगर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी भी फेनोमेना को आप एज इट इज डिस्क्राइब करते हो। यहाँ पर आप किसी प्रॉब्लम का अगेन कोई कॉज फाइंड आउट नहीं करते हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किसी प्रॉब्लम का आप कॉज नहीं फाइंड आउट कर सकते हो और किसी जो प्रॉब्लम हो रही है उसका किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है ये भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं फाइंड आउट करते हो। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायग्नोस्टिक रिसर्च। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैटिस्टिकल एवरेज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम स्टैटिस्टिकल एवरेज मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज करते हैं, कौन सा स्टैटिस्टिकल एवरेज यूज करते हैं। तो वो यूज करते हैं हम अरिथमेटिक एवरेज। अरिथमेटिक एवरेज जिसे हम कहते हैं मीन भी, जैसे हम कहते हैं जैसे मान लो कोई पॉपुलेशन है उस पर रिसर्चर स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिसर्चर देखेंगे ये जो पर्टिकुलर सिटी है उसमें कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये देखना है। तो रिसर्चर ने ये देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो 90% लोग लिटरेट है, मीन्स 90% लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। तो इससे ये अंदाजा लग जाएगा कि इस सिटी में ज्यादातर लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। तो मीन जो है बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला स्टैटिस्टिकल टूल है। तो रिमेंबर सबसे कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी जो है वो मीन है। सो सेंट्रल टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिसर्च में, मैंने उस पर भी लेक्चर लिया है, आप उसको जाकर देखिए। उस टॉपिक से एग्जाम में कंपलसरी एक या फिर दो क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। तो रिमेंबर अरिथमेटिक एवरेज जिसे हम मीन भी कहते हैं ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला स्टैटिस्टिकल टूल है और ये सबसे कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी है। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अरिथमेटिक एवरेज। नेक्स्ट, match list 1 with list 2 and select the correct answer from the options given below। इस क्वेश्चन में हमें list 1 and list 2 गिवन है। list 1 में हमें कुछ टर्म्स गिवन है और उन टर्म्स की हमें करेक्ट डेफिनेशन और मीनिंग फाइंड आउट करना है। अब लिस्ट 1 में आपको पॉइंट ए गिवन है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी बहुत सिंपल है, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ रेफरेंस। आप किसी भी रिसर्चर का कंटेंट यूज कर रहे हो तो उसका प्रॉपर नेम मेंशन करते हो। सो बिब्लियोग्राफी में आप क्या करते हो, जो भी प्रीवियस पब्लिकेशंस होते हैं वहां से आप कंटेंट लेते हो। सो बिब्लियोग्राफी का करेक्ट मीनिंग हो जाएगा प्रीवियस पब्लिकेशन। देन बिब्लियोग्राफी एंड पायलट प्रोजेक्ट, ये हमारे लिए नोन टर्म्स है, पहले तो हम इनका करेक्ट पॉइंट मैच कर लेंगे। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, ये पायलट स्टडी की तरह होता है जिसमें आप कोई किसी भी स्टडी को ट्राई करते हो। जैसे कोई गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम लॉन्च करती है तो उसका सक्सेसफुल रेट देखती है कि वो स्टडी फिजिबल है या फिर नहीं। अगर वो प्रोग्राम फिजिबल है मतलब वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको लार्ज स्केल पर लॉन्च करेंगे। सो पायलट प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी स्टडी किसी भी प्रोग्राम के कुछ भी स्टडी के को ट्रायल करके देखते हैं कि उसका सक्सेसफुल रेट क्या हो रहा है। सो पायलट प्रोजेक्ट का आपका करेक्ट पॉइंट हो जाएगा पॉइंट 4 ट्रायल रन ऑफ द डिजाइन प्रोजेक्ट। तो ये दोनों आपके हो गए, ऑप्शन ई एंड डी का हमें
पॉइंट ए एंड पॉइंट डी का हमें पता चल गया करेक्ट मीनिंग और डेफिनेशन क्या होगा। देन हम पॉइंट बी देखेंगे, रिकॉनेसेंस सर्वे। रिकॉनेसेंस सर्वे क्या होता है, ये आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है और रिकॉनेसेंस सर्वे आप ज्यादातर ज्योग्राफिकल रिसर्च में यूज करते हो। सो रिकॉनेसेंस सर्वे में आप क्या करते हो, आप किसी मैप के थ्रू और कोई पिक्चर्स के थ्रू आप कोई भी फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हो। तो इसी तरीके से ज्योग्राफिकल रिसर्च में हम मैप्स और पिक्चर्स के थ्रू स्टडी करते हैं कोई भी लैंड के बारे में, कोई भी फील्ड के बारे में, कोई भी फील्ड एरिया के बारे में। सो रिकॉनेसेंस सर्वे जिसको आप उस पर्टिकुलर फील्ड को आप एग्जामिन करते हो, सो रिकॉनेसेंस सर्वे को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो यहाँ पर बी का आपका पॉइंट 1 करेक्ट हो जाएगा। देन आपको सी पॉइंट गिवन है स्टडी एरिया। स्टडी एरिया क्या होता है कि आपने आपके रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए कौन सा एरिया चूज करा है, कौन सा आपने लोकेशन चूज करा है। सो स्टडी एरिया का करेक्ट हो जाएगा पॉइंट प्रोजेक्ट लोकेशन। सो स्टडी एरिया ये भी ज्यादातर ज्योग्राफिकल रिसर्च में और यू कैन से जियोलॉजिकल रिसर्च में यूज करा जाता है। जैसे जियोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है, जिसमें रॉक्स के बारे में स्टडी होती है। अब मान लीजिए आपने किसी एक अर्थ का पॉइंट चूज कर लिया, एक एरिया चूज कर लिया, आपने देखा कि वो उस रॉक की क्या प्रॉपर्टीज है, उसमें कितने मिनरल्स है, क्या उससे और मिल सकता है फिर नहीं, तो आप यहाँ से कुछ उस पर्टिकुलर रॉक के बारे में, अर्थ के बारे में आप स्टडी करोगे। आपने आपका यहाँ पर एरिया चूज कर लिया, मतलब आपने आपका प्रोजेक्ट लोकेशन चूज कर लिया। सो ये सारे आपके करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे, ये सारे आपके लिस्ट 1 का करेक्ट पेयर हो जाएगा। और ये सीक्वेंस हमें ऑप्शन 3 में गिवन है, पहले 3rd आएगा आपका, देन 1st, 2nd एंड लास्ट इज 4th। नेक्स्ट, व्हाट इज सुपीरियस कोरिलेशन। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है सुपीरियस कोरिलेशन का मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। सो याद रखिए सुपीरियस कोरिलेशन क्या होता है, जब भी आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं, उन दो वेरिएबल्स में कुछ ना कुछ कोरिलेशन होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि उनके बीच में कॉजल रिलेशन होगा। मतलब दो वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल ए एंड एक वेरिएबल बी, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा, लेकिन इनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, इन द मंथ ऑफ जून, जून के मंथ में आपने एक पर्टिकुलर सिटी में ये देखा, वहां पर आइसक्रीम की जो सेल्स थे ये बहुत ज्यादा हो रही थी, और आपने उसी मंथ में ये भी देखा कि उस पर्टिकुलर सिटी में और उस पर्टिकुलर एरिया में चोरी भी ज्यादा हो रही है। सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आइसक्रीम की ज्यादा सेल हो रही है एंड चोरी भी ज्यादा हो रही है। सो यहाँ पर जो आप दोनों भी वेरिएबल देख रहे हैं, आपको ऐसा देखने से लग रहा है कि दोनों भी वेरिएबल में कुछ ना कुछ रिलेशन है, क्योंकि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ ही रहा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि आइसक्रीम की वजह से उस पर्टिकुलर सिटी में, उस पर्टिकुलर एरिया में चोरी ज्यादा हो रही है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि आइसक्रीम की सेल ज्यादा हो रही है एंड यहाँ पर चोरी भी ज्यादा हो रही है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ हमें ऐसा लग रहा है, आइडिया लगेगा, क्योंकि ये दोनों भी जो वेरिएबल्स है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, आइसक्रीम के ज्यादा सेल्स होने की वजह से चोरी ज्यादा नहीं हो रही है। तो इसे हम कहते हैं सुपीरियस कोरिलेशन। सो सुपीरियस कोरिलेशन क्या होता है कि वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, लेकिन कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा, मतलब कॉजल रिलेशन नहीं होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कॉजल रिलेशन। नेक्स्ट, द मिड पॉइंट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज इज नोन एज। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन के जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, क्या मीन, मीडियन, मोड या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं, ये हमें पता करना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस डायग्राम का हेल्प लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में मीडियन आप देख सकते हैं, मीडियन। सो जैसे आप देखोगे ये जो डायग्राम है, अगर इस डायग्राम को आप हाफ पार्ट में अगर कट करते हो इस डायग्राम को, तो आपको मिड पॉइंट, मतलब मिडिल पॉइंट, सेंटर पॉइंट जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन का दिखेगा इस डायग्राम को, जो आपको सेंटर पार्ट, मिडिल पार्ट दिखेगा, वो हो जाएगा आपका मीडियन। सो मीडियन क्या होता है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपकी मिडिल वैल्यू, सेंटर वैल्यू होती है, उससे हम कहते हैं मीडियन। सो याद रखिएगा मीडियन को कैलकुलेट करने का भी कुछ फॉर्मूला होता है, मैंने इसके पहले कई लेक्चर्स में आपको बताया मीडियन को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सो इस पर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड कैलकुलेट करने पर भी एग्जाम में कंपलसरी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस टाइप का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीडियन। अब जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। मीन क्या होता है, आपके डेटा की एवरेज वैल्यू।
अब जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर सिटी का आप इनकम मेजर करें तो आप ये देखोगे कि ज्यादातर लोगों की इनकम क्या है। सो पर्टिकुलर मैंने एक कोई सिटी में मैंने रिसर्च किया और मैंने ये देखा कि इस पर्टिकुलर सिटी में ज्यादातर लोगों की इनकम 90,000 है। सो आप कहोगे कि एवरेज वैल्यू इस डेटा की आ जाएगी उस केस में 90,000, ज्यादातर, उसे कहते हैं हम मीन। देन उसी तरीके से मोड क्या होता है, आपके डेटा में जो ऐसी वैल्यू जो मैक्सिमम बार रिपीट हो रही हो उसे हम कहते हैं मोड। एंड लास्ट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, जो आपका डेटा इस तरीके से स्प्रेड आउट है, इस स्प्रेड आउट को, इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, कि आपका डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। किस तरीके से डिस्पर्ज है, किस तरीके से फैला हुआ है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। और आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो मिड पॉइंट है, मिडल वैल्यू है, सेंटर वैल्यू, उसे हम कहते हैं मीडियन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, in which of the following sampling methods do the respondents themselves play a major role in the selection of sample? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसी कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक होती है और ऐसा कौन सा सैम्पलिंग मेथड होता है जिसमें रिस्पोंडेंट का मेजर रोल होता है सैंपल्स को सेलेक्ट करने में। सो वो आपकी सैम्पलिंग मेथड होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो आपको ये याद रखना है, स्नोबॉल सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है, जिसमें रिसर्च अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। अब आपको ये बताना चाहिए कि स्नोबॉल सैम्पलिंग होती क्या है। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग के लिए आपको इस डायग्राम को याद रखना है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये रिसर्चर है, रिसर्चर को ये देखना है कि एक पर्टिकुलर सिटी है उसमें कितनी परसेंट वुमेन ड्रिंक करती है, कितनी परसेंट वुमेन अल्कोहल लेती है। तो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, पहले एक रिसर्चर को एक वुमेन मिल जाएंगी और मान लो एक और मिल गई रिसर्चर को वुमेन जो अल्कोहल लेती है। तो अब क्या करेंगे, रिसर्चर इनको कहेंगे कि तुम जाओ और लोगों को कलेक्ट करके लाओ और वुमेन को कलेक्ट करके लाओ जो अल्कोहल लेती है। तो ये क्या करेंगे, ये जो रिस्पोंडेंट है ये खुद पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करेंगे और ऐसे वीमेन को सिलेक्ट करेंगे जो अल्कोहल लेती है। अगेन ये भी जो रिसर्चर का रिस्पोंडेंट है ये भी क्या करेगा, कोई ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लाएगा, ऐसी वीमेन को सिलेक्ट कर लाएगा जो अल्कोहल लेती है। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, रिस्पोंडेंट ही खुद और सैंपल को सिलेक्ट कर लेकर आते हैं। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में रिस्पोंडेंट का मेजर रोल होता है, रिस्पोंडेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। अब रही बात स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसको स्नोबॉल क्यों कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, आपने जब देखा होगा कि अगर कोई हाई पॉइंट से बर्फ का कोई बर्फ है जो हाई पॉइंट से गिर रही है, ओके। सो ये बर्फ का जो राउंड है अगर वो हाई पॉइंट से गिरती है तो ये बड़ा होकर ये और अपने साथ और बर्फ जमा होकर लेकर आता है। सो एक चैन बनाता है और जैसा देख रहे हो ये छोटा बॉल था और ये नीचे आते आते एक बड़ा बॉल बन गया। उसी तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग में एक पर्सन होता है, एक ही पर्सन आता है, फिर उसके थ्रू और पर्सन आते हैं, इसलिए इस सैम्पलिंग को कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग में ज्यादातर रेस्पोंडेंट का मेजर रोल होता है सैंपल्स को सेलेक्ट करने के लिए। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है, जिसमें रिसर्च अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर, रिसर्चर को लगता है कि मुझे इस पर्सन से सैंपल मिल सकता है, तो रिसर्चर उसमें अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पर सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में रिस्पोंडेंट का ज्यादा मेजर रोल नहीं होता है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होता है, जिसमें रिसर्चर के पास एक पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन को रिसर्चर ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं। देन ग्रुप्स में कन्वर्ट करने के बाद रैंडमली उस ग्रुप को डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेते हैं और वो उनका सैंपल बन जाती है। सो क्लस्टर सैम्पलिंग में भी रिस्पोंडेंट का मेजर रोल नहीं होता है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है, जिसमें रिसर्चर अपने पर्पस के, उनके जजमेंट के बेसिस पर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। सो पर्पसिव सैम्पलिंग में भी रिस्पोंडेंट का मेजर रोल नहीं होता है सैंपल्स को सिलेक्ट करने के लिए, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्नोबॉल सैम्पलिंग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो।